नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज। नए दावों और वादों के साथ सरकारें सत्ता में आती हैं, लेकिन यूपी की असली तस्वीर नहीं बदलती। हम बात कर रहे हैं प्रदेश में बिजली संकट की, जो गर्मी के मौसम में बड़ी मुसीबत से कम नहीं है। गांव से लेकर शहरों तक भारी बिजली की कटौती हो रही है और अब तो अस्पताल और सरकारी विभाग के कार्यालय भी बिजली कटौती के चपेट में आ गए हैं। प्रदेश का पावर कॉर्पोरेशन नए बिजली कटौती के लिए शेड्यूल जारी कर रहा है और परेशान है तो आम जनता। बत्ती गुल। जी हां, बढ़ती गर्मी के साथ उत्तर प्रदेश में बिजली संकट भी बढ़ता जा रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल 13,000 मेगावाट बिजली की मांग है, जबकि पूर्ति सिर्फ 10,500 मेगावाट बिजली की ही हो पा रही है। 2017 तक बिजली की मांग 20,000 मेगावाट तक पहुंच जाएगी, जबकि पिछली 2 सालों में बिजली उत्पादन में कोई बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश में नहीं हुई। बात अगर आने वाले वक्त की करें तो अगले 3 सालों में ललितपुर बजाज पावर प्लांट से 1,980 मेगावाट और एनटीपीसी के प्लांट से 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू होगा। और दिल्ली से सटे नोएडा में स्वास्थ्य सुविधाएं इस कदर लचर हो चुकी हैं कि अब इसकी जद में आकर ना जाने कितने ही ऐसे मरीज हैं जो मौत के कगार पर पहुंच चुके हैं। ताजा मामला सेक्टर 24 स्थित ईएसआई हॉस्पिटल का है, जहां पिछले कई दिनों से जारी बिजली की किल्लत से स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हो गई हैं और इस सबके बीच अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सीधे तौर पर सबके सामने आ रही है। अस्पताल के बेड पर करीने से लेटे ये वो बदनसीब मरीज हैं जिनका दर्द इनकी बीमारी से ज्यादा नोएडा के इस ईएसआई हॉस्पिटल की लापरवाही ने बढ़ा रखा है। इस मौसम में जहां सैकड़ों मरीज गर्मी से बेहाल हो रहे हैं, वहीं सबसे बुरा हाल तो उन मासूम बच्चों का हो रहा है जो यहाँ कई दिनों से भर्ती हैं और उनमें से कई की हालत गंभीर है। यूं तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक नोएडा ग्रेटर नोएडा के करीब 5.5 लाख ईएसआई कार्ड धारकों के लिए ये अस्पताल संजीवनी की तरह है, लेकिन यहाँ के कुप्रबंधन की वजह से यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का खस्ता हाल है। आरोप है कि पिछले कई दिनों से इस ईएसआई अस्पताल में बिजली की गंभीर समस्या है। मरीजों के वार्ड से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक गहरे अंधकार ने डेरा डाल दिया है और गर्मी के बढ़ते पारे ने जिंदगी दूभर कर दी है। लाइट पानी की तो इतनी दिक्कत है, लाइट तो 5 दिन से आज परेशानी हो रही है बहुत ज्यादा। क्या लाइट कितनी देर आ रही है? लाइट आती है कब है? ये तो उस दिन हंगामा काटा है गेट पे सबने, बाहर पुलिस बाहर दुनिया की गाड़ियां वगैरह आ गई हैं, तो जाके कोई इसको फोन करके इसको कोई सुन ही नहीं रहा। क्या कहते तब जाके जरा सी देर को फिर वो करिए तो इमरजेंसी लाइट। कितने दिन हो गया लाइट को आए हुए? लाइट को आज होगा 4-5 दिन हो गए। पानी की प्रॉब्लम है, पानी यहाँ पर आता नहीं है। लाइट आती है, थोड़ा बहुत पानी आता है, नहीं तो पानी आता भी नहीं है। पीने के लिए पानी बाहर से लाना पड़ता है, 3-4 मंजिल नीचे जाना पड़ता है उसके लिए। और आरोप ये भी है कि बिजली न होने की वजह से ऑपरेशन भी मोमबत्ती जलाकर किए जाते हैं। यही नहीं, बिजली न होने की समस्या से सबसे ज्यादा खतरा नवजात बच्चों को है, जो आईसीयू के दुरुस्त न होने की वजह से संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। मतलब यहाँ इतनी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा, हर चीज की ही प्रॉब्लम है। लाइट से संबंधित क्या क्या? लाइट तो क्या, जब लाइट नहीं है तो सारी चीजें वहाँ कोई तो लाइट आई नहीं रही बिल्कुल यहाँ पर। बिल्कुल नहीं है लाइट। अब ये समझ लो 10 मिनट के लिए जनरेटर चलता है तो 2-3 मिनट के लिए 4 मिनट के लिए ये लाइट जलती है, इमरजेंसी आपकी। तो अब ये इतनी गर्मी यहाँ है। देखो बच्चे, मैं अपना खुद बच्चा वहां से लेके आईसीयू से लेके आया हूँ। अब माँ के पास इस वजह लेटा आया हूँ, वहां तो इनफैक्ट मतलब कुछ भी हो सकता है वहाँ, जब कुछ भी नहीं है, ऑक्सीजन वगैरह कुछ भी नहीं है, तो क्या करें। यहाँ तक बात समझ में आती है कि ये लापरवाह तंत्र का शिकार हुए मरीज हैं, लेकिन हैरानी इस बात की है कि ईएसआई जैसे बड़े हॉस्पिटल में समस्याओं को यहाँ के आला अधिकारी मामूली कैसे मान सकते हैं। लेकिन पैनल के अंदर कुछ काम चल रहा है। वो जो एजेंसी है वो एजेंसी ऑलरेडी काम कर रही है। भाई देखो, बैकअप के बाद आपका जो ये है डीजी सेट भी देखिए आपका ब्रेकडाउन हो जाता है, तो यूपीएस है, तो तीनों चल रहे हैं 2 दिन से। कितने दिन लाइट नहीं आ रहा सर? क्या लाइट कितने दिन से नहीं आ रहा? 2 दिन से। 10 एकड़ जमीन पर 160 करोड़ रुपए की लागत से 300 बेड का ये मॉडल अस्पताल इस उम्मीद के साथ तैयार किया गया था
कि इस इलाके के तमाम ESI कार्ड धारकों को बेहतर सुविधा मुहैया हो सके। लेकिन अफसोस, स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह रवैये ने इस संजीवनी अस्पताल को जहन्नुम की शक्ल दे दी है। सुधार के नाम पर यहाँ बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन गंभीर सवाल ये कि क्या सरकारी निगाहें इस ओर पड़ेंगी। अमित चौधरी, जी मीडिया, नोएडा। और सीधा रुख करेंगे जी मीडिया संवाददाता अवनीश का, जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, गंभीर संकट है बिजली का, कोई समाधान नजर आता है क्या इसका, खासकर उत्तर प्रदेश में? देखिए, मुश्किल यही है सबसे बड़ी कि उत्तर प्रदेश में जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिजली का है, उसके द्वारा जो बिजली उत्पन्न होती है उसकी क्षमता काफी कम है। अगर केंद्रीय पूल को भी उसमें जोड़ ले और जो पावर परचेज उत्तर प्रदेश सरकार करती है करीब 1000-1500 मेगावाट, तो भी डिमांड की अपेक्षा जो है करीब 2500-3000 हजार मेगावाट का अंतर जो है वो सीधे तौर पर दिखाई पड़ता है। और इसकी पूर्ति के लिए बिजली कटौती होती है। और हाल ये है कि न सिर्फ तमाम छोटे छोटे अलग अलग टाउन्स में, बड़े महानगरों में, बल्कि लखनऊ जैसी राजधानी में भी बिजली कटौती जो है वो काफी तेजी से बढ़ी हुई है, काफी ज्यादा कटौती हो रही है और उसका नतीजा लोगों को झेलना पड़ रहा है। खासतौर पर बढ़ती गर्मी के साथ जैसे जैसे डिमांड और बढ़ती जा रही है। अभी तो ये जो है आगे जून का महीना है, उसमें और भी गर्मी पड़ेगी, छुट्टियों का समय होगा, बहुत सारी दिक्कतें आम लोगों को आने वाली है। तो ऐसे में किस तरीके से पूर्ति हो पाएगी, इसका खाका अभी सरकार के पास नहीं दिखाई पड़ रहा है और यही सबसे बड़ी समस्या है। लोग भी इसी बात का सवाल सरकार से पूछ रहे हैं। तमाम जगहों पर पावर ट्रिपिंग हो रही है, कुछ और भी दिक्कतें आ रही हैं, ट्रांसफार्मर्स जल रहे हैं। तो इस तरह की घटनाएं भी लगातार आम होती जा रही है। जैसे जैसे मौसम और गर्म होगा और भी डिमांड बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे चुनौती और भी बढ़ती जाएगी। और जिस तरीके से अभी हाल के दिनों में अगर आप देखें, पिछले 2 साल में उत्तर प्रदेश में सरकार ने जो प्रोडक्शन को लेकर के काम किया है, अब तक 1 मेगावाट बिजली भी अतिरिक्त उत्पादन नहीं हो पाया है। और अगले 3 वर्षों में भी जो उम्मीद है वो यही उम्मीद है कि जो हरदुआगंज में प्लांट लगा हुआ है, या फिर माफ कीजिएगा मेजा में लगा हुआ है, और ललितपुर में 2 ऐसे प्लांट है जहां से करीब 2500 मेगावाट क्षमता के आसपास उत्पादन हो सकता है। लेकिन उत्पादन की जो कैपेसिटी है उससे आधे से ज्यादा उत्पादन नहीं कर पा रही है उत्तर प्रदेश में जो तमाम इकाइयां लगी हुई हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में रोजा की लगी हो, लैंडको की लगी हो, बजाज की लगी हो, उन सब अपनी क्षमता से आधा ही कर पा रहे हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर की भी जो भी है, पब्लिक सेक्टर की, उन पावर प्लांट से भी उनकी क्षमता के आधे ही उत्पादन जो है वो केवल हो पा रहा है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। इसकी वजह से जो है लगातार दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और सरकार भी इस पूरे मामले को एड्रेस नहीं कर पा रही है। अवनीश, जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, बिजली नहीं मिल पा रही है आम जनता को, उसके लिए बिजली कंपनियां कितना जिम्मेदार और उसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार कितना जिम्मेदार, चाहे वो मायावती की सरकार हो या फिर अखिलेश यादव की सरकार हो? नहीं, देखिए बात बिल्कुल सही है। देखिए, बिजली कंपनियों का दोष तो जो है वो है ही है, क्योंकि जिस तरीके से चाहे पावर लॉस की बात हो, जो पूरा जो तंत्र है बिजली का, उसमें किस तरीके से गड़बड़ियां होती हैं, उसके लिए बिजली कंपनियां जिम्मेदार हैं। लेकिन जो टॉप पे बैठे हुए अधिकारी हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सरकार चला रहे हैं, उन सारे लोगों का फोकस भी इस बारे में नहीं आता। हर सरकार जब सत्ता में आती है तो बिजली की कमी की बात करती है, वो कहती है कि हम बिजली में बहुत ज्यादा सुधार कर देंगे, ये बदल देंगे, वो बदल देंगे, लेकिन होता सब कुछ वैसे ही है। जैसे बिजली का तंत्र चल रहा होता है वैसे ही चलता है, वैसे ही बिजली के माफिया सक्रिय होते हैं, ट्रांसफार्मर माफिया सक्रिय होता है, पूरा तंत्र जो है भ्रष्टाचार के खेल में जुट जाता है। करोड़ों रुपए की उगाही होती है, बिजली खरीद के नाम पर करोड़ों का घोटाला होता है, न उसकी जांच होती है, न ऑडिट होती है। आपको पता है कि पिछले कई सालों में कई सालों का ऑडिट जो है वो बिजली विभाग में नहीं हुआ। जो एजी की रिपोर्ट आई उसमें किस तरीके से जो प्राइवेटाइजेशन हुआ था, आगरा में बिजली का टोरेंट कंपनी को दिया गया था, उसमें कितना बड़ा जो है घाटा नजर आया। तो इस तरह की तमाम स्थितियां आई हैं। लगातार टकराव सरकारी कर्मचारियों और सरकार के बीच रहा है, खासतौर पर प्राइवेटाइजेशन को लेकर के। तो ये सारी स्थितियां भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है। एक नीति का अभाव जो है वो सीधे तौर पर दिखाई पड़ा है और शायद इसीलिए चाहे कोई सरकार रही हो, चाहे मायावती की सरकार रही हो उत्तर प्रदेश में, या वर्तमान में अखिलेश यादव की सरकार रही हो, बिजली का जो महकमा है, बिजली की जो व्यवस्था है, वो पूरी तरीके से चरमराई रही है। और इसी का नतीजा आज उत्तर प्रदेश की जनता जो झेल रही है। आज 3-3.5 हजार का गैप है। कल अगर 2500 मेगावाट बिजली या 2000 मेगावाट बिजली और बढ़ भी जाएगी तो ये डिमांड 2017 तक 20,000 मेगावाट तक जानी है। उसको एड्रेस कर पाना, उसको कंप्लीट कर पाना ये लगभग असंभव है। और ये सबसे बड़ी चिंता है उत्तर प्रदेश में लोगों की, जो तमाम जानकार हैं उनकी, कि आने वाले दिनों में आखिर अब बिजली के संकट से कैसे निपटेंगे।
अवनीश, जब अखिलेश की सरकार बनी तो उस वक्त ये कहा गया कि बिजली जो विभाग है वो घाटे में था, क्योंकि मायावती ने उसको पूरी तरह से उसकी हालत मायावती सरकार में अब वो घाटे में चला गया, उसमें कई घोटाले हुए, हमें तो घाटे का विभाग मिला है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हम इसे उभारने की कोशिश करेंगे। 1.5 साल के करीब सरकार, 1.5 साल से ऊपर हो गया वक्त अखिलेश सरकार को। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार बिजली को लेकर, बिजली विभाग को लेकर एक कदम भी आगे बढ़ पाई है? देखिए, बातचीत बहुत हुई, नीतियां बहुत सारी बनाई गई, बहुत सारी बातें कही गई, सेपरेट फीडर की बात कही गई, ग्रामीण इलाकों में अलग से फीडर लगाने की बात कही गई। ये कहा गया कि जो ट्रांसमिशन लाइन है उनको जल्दी से जल्दी पूरा कर लिया जाएगा, ट्रांसमिशन का काम, प्रोडक्शन पर खास तौर पर जोर दिया जाएगा, ताकि क्षमता बढ़ेगी तभी हम डिमांड पूरी कर पाएंगे, क्योंकि ज्यादा बिजली खरीद पाना भी उससे भी काफी जो व्यवस्था है बिजली की उसको चोट पहुंच। पिछले 5 सालों में अगर मायावती की बात करें तो 25,000 करोड़ रुपए का घाटा बिजली महकमे को केवल पावर परचेज की वजह से उठाना पड़ा था। लेकिन सवाल यह है कि जब उत्तर प्रदेश में इन नीतियों को लागू करने की स्थिति आती है, तब किसी न किसी अदालती पचड़े की वजह से, किसी कंपनी को टेंडर देने और न देने की प्रक्रिया में कोई अड़चन आ जाने की वजह से, सरकारी लापरवाही की सीधी वजह से कई बार इस तमाम जो नीतियां हैं उनको लागू कर पाने में दिक्कतें होती हैं। और इसी का नतीजा है कि पिछले 2 साल में बिजली महकमा जो है वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया। केवल जहां स्थिति बनी हुई थी ज्यों की त्यों बनी हुई है। ये बात जरूर है कि बिजली खरीदने को लेकर के थोड़ी सी जो है कोशिशें की गई है। खासतौर पर आपको याद होगा जब जो पावर ग्रिड है वो फेल हुआ था, तब से ओवरड्रॉ भी बिजली ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इस नाते भी जो है जो बिजली की आवश्यकता है। अवनीश, बिजली खरीदने की बात तो की जाती है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश सरकार के खजाने में इतना पैसा है कि वो बिजली दूसरे राज्यों से खरीद सके? देखिए, सवाल यह है कि आप तमाम जो अपना जो काम करने का एजेंडा है उसको किधर डाइवर्ट करते हैं, किधर फोकस करते हैं। आपको लोगों को बिजली, सड़क, पानी पहले उपलब्ध करानी है या फिर कुछ और चीजें उपलब्ध करानी है? आपका एजेंडा क्या है? आप चाहते क्या है? आधारभूत ढांचे को मजबूत करना चाहते हैं या फिर तमाम पेंशन योजनाएं, तमाम और भी तरह की योजनाएं, या फिर लैपटॉप योजना, या इस तरह की हजारों योजनाएं जो उत्तर प्रदेश में चल रही हैं उनके आधार पर लोगों को मजबूत करना चाहते हैं? तो आपको ये तय करना होगा कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। पैसे का अभाव तो है, इसमें कोई दो राय नहीं कि पैसे का अभाव है, लेकिन पावर लॉस एक बहुत बड़ी समस्या है, आप उसको दूर कर सकते हैं। सरकारी महकमों पर बिजली का एक बड़ा वो 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, आप उसको वसूल पा नहीं रहे हैं। तो ये सब ऐसे बड़े बड़े जो प्राइवेट घराने हैं उन पर बिजली का जो पैसा है वो काफी हद तक बकाया है, वो आप पैसा वसूल नहीं पा रहे हैं। तो जो ये कमियां हैं, उन कमियों की भी एक वजह है जिसकी वजह से आप कुछ हद तक पैसे की डिमांड जो है वो पूरी कर सकते हैं, वो पूरी करने की कोशिश नहीं होती है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। देश में मोदी सरकार की हलचल के साथ ही गंगा के भी दिन बदलने वाले हैं, इस तरह की उम्मीद अब लगाई जा रही है। आज राष्ट्रीय गंगा नदी प्राधिकरण की बैठक है, दिल्ली में यह बैठक हो रही है और वहीं गंगा की सफाई के लिए रूपरेखा बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। वाराणसी में आज मिशन क्लीन गंगा की अहम बैठक है। इसके अलावा वाराणसी में गंगा मंत्रालय का कार्यालय खोलने पर भी आज विचार हो सकता है। और गंगा के साथ साथ शिवनगरी वाराणसी को भी मोदी सरकार की तरफ से तोहफा मिल सकता है। नई सरकार वाराणसी को 500 करोड़ का तोहफा दे सकती है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद पीएमओ में खासतौर पर वाराणसी के विकास के लिए एक मंत्री की नियुक्ति भी हो सकती है। और वाराणसी का रुख कर लेते हैं। जी मीडिया संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, एक दिन में 2 खुशखबरी वाराणसी के लिए, एक तरफ गंगा को किस तरह से स्वच्छ किया जाए इसको लेकर बैठक चल रही है, वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी है कि वाराणसी को 500 करोड़ का पैकेज मिल सकता है ताकि वाराणसी को चमकाया जा सके। बिल्कुल राजकुमार, गंगा को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। एनजीबीआरए के सभी सदस्यों को दिल्ली तलब किया गया है और अलग से जो मंत्रालय का गठन होना है, इस मंत्रालय की रूपरेखा को लेकर ये बैठक हो रही है। अभी शपथ ग्रहण 26 को होना है, उसके पहले ही जो हलचल तेज हो गई है गंगा को लेकर, निश्चित रूप से ये एक पॉजिटिव रिस्पांस माना जा रहा है आने वाली सरकार को लेकर। और गंगा को लेकर किस तरीके से मंत्रालय बनेगा, कितने सदस्य होंगे, कितने उसमें मंत्री होंगे, पूर्णकालिक मंत्रालय होगा, ये तय है। इसके अलावा गंगा से रिलेटेड जो भी मंत्रालय बनाया जाएगा उसका एक कार्यालय वाराणसी में भी खोलने की योजना है, उस पर भी एनजीबीआरए के सदस्यों से बातचीत हो रही है। 1,500 करोड़ से ज्यादा का खर्चा होने के बावजूद
गंगा की स्थिति लगातार क्यों खराब हो रही है, इस पर भी चर्चा होगी। तो यानी कुल मिलाकर गंगा को लेकर अविरलता और निर्मलता बरकरार कैसे रखा जाए, इसको लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक है और ये शुरुआत कही जा सकती है कि आने वाली सरकार आज से शुरुआत कर रही है। शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही गंगा को लेकर सरकार गंभीर दिख रही है। दूसरी ओर बनारस और पूर्वांचल को लेकर एक बहुत अच्छी खबर यह है कि शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत 500 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा हो सकती है। खासकर ये जो पैकेज होगा वो साफ सफाई, स्वच्छता, सड़क, पर्यटन और विकास कौशल केंद्र खोलने को लेकर ये पैकेज दिया जाएगा। इसमें खास बात यह होगी कि पर्यटन और नगर निगम को खासा तवज्जो दिया जाएगा, जो पिछले 10, 15, 20 सालों में इनका जो योगदान है, इनके योगदान को कम करके आंका जाता रहा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा। तो इनको ज्यादा सहायता दी जाएगी, इनकी मदद ज्यादा ली जाएगी और इस वजह से 500 करोड़ रुपए का एक जो पैकेज होगा वो शुरुआती ये तैयारी मानी जा रही है सरकार की तरफ से। इसके साथ ही पूर्वांचल और बनारस के लिए एक अलग से मंत्री की नियुक्ति भी हो सकती है, इस पर भी चर्चा हो रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय का एक विंग बनारस में खुलेगा, इस पर सुगबुगाहट तेज पहले से ही हो चुकी है। तो कुल मिलाकर बनारस और पूरे पूर्वांचल का कायाकल्प करने की तैयारी चल रही है। बनारस से सांसद हैं नरेंद्र मोदी और गुजरात के बाद अब उनके सामने चुनौती है पूर्वांचल को, जो पिछले 35-40 साल से बिल्कुल पिछड़ा हुआ है विकास की रेस में, इसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए और यहां विकास की गंगा किस तरीके से बहाई जाए, इसको लेकर नरेंद्र मोदी और सरकार बेहद गंभीर नजर आ रही है। राजकुमार, अमित, वो कौन से पॉइंट नजर आते हैं जहां पर सबसे पहले वाराणसी को चमकाने के लिए, गंगा को साफ करने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार को, नरेंद्र मोदी को सबसे पहले कदम उठाना होगा? देखिए राजकुमार, चुनाव जीतने के बाद जब पहली बार बनारस आए थे नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने आधे घंटे यहां के लोगों को संबोधित किया था और सबसे ज्यादा जो उनका फोकस था वो साफ सफाई को लेकर था। वो कहीं ना कहीं इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनारस की जो छवि खराब हो रही है उसमें एक बड़ा योगदान यहां की गंदगी का है और अगर यहां स्वच्छता बरकरार रखने में सफल रहते हैं नरेंद्र मोदी, तो पर्यटन ऑलरेडी जो पहले से ही पर्यटन का एक प्लेटफॉर्म है यहाँ, उसको विकसित होने में ज्यादा समय लगेगा नहीं। तो स्वच्छता उनके प्रायोरिटी में सबसे ऊपर है। इसके अलावा पर्यटन को वो एक प्लान्ड वे में आगे बढ़ाना चाहते हैं, चाहे हेरिटेज, कल्चरल या रिलीजियस, हर तरीके के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए वो कृत संकल्प है। इसको लेकर पर्यटन विभाग और नगर निगम से लगातार फीडबैक मांगा जा रहा है। इसके अलावा सड़क को लेकर वो बेहद गंभीर है, क्योंकि कहते हैं कि रोड कैरी द नॉलेज। अगर सड़क बढ़िया है, सड़क बेहतर है, तो विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आती नहीं है। इसके अलावा बिजली एक बड़ी समस्या है, बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और बिजली समस्त विकास कार्यों की धुरी है। कहा जा रहा है कि बिजली को लेकर भी सरकार, आने वाली जो केंद्र सरकार है वो बेहद गंभीर है, खासकर पूर्वांचल को लेकर। तो ये जो मुद्दे हैं ये प्रायोरिटीज पर रहेंगे नरेंद्र मोदी के, जिसकी शुरुआत वो साफ सफाई यानी स्वच्छता से करेंगे। राजकुमार, अमित, वाराणसी की जनता क्या कुछ सोचती है? क्या उन्हें लगता है कि वाकई में गंगा के, वाराणसी के अच्छे दिन आ गए हैं? क्योंकि तमाम सरकारें आई, तमाम नेता वहां पर आए, सभी ने वादा किया विकास किया जाएगा, गंगा को साफ किया जाएगा, लेकिन इस बार क्या कुछ खास है? क्यों जनता वहां पर नरेंद्र मोदी पर इतना विश्वास कर रही है? देखिए राजकुमार, नरेंद्र मोदी को लेकर लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, उनके अंदर उम्मीद बहुत ज्यादा है। उनको ये लगता है कि पिछले 35, 40, 45 सालों से जो कुछ नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी वो करा पाने में सफल होंगे। गुजरात में जो विकास उन्होंने कराया वो एक उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिसके कारण वो नरेंद्र मोदी पर उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनको ये लगता है कि गंगा को लेकर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी अपने रैलियों में या बनारस आने के बाद भी उन्होंने जो यहाँ के लोगों से बातचीत में गंगा को जिस तरीके से उन्होंने प्रमुखता दी, उसको लेकर एक उम्मीद बनती है। इसके अलावा जिस तरीके का फीडबैक मिल रहा है यहाँ के लोगों को, उससे भी एक उम्मीद बनती है कि अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ है और वो बनारस और पूर्वांचल को लेकर जिस तरीके से गंभीर दिख रहे हैं, तो आने वाली जो तस्वीर है शहर की और पूर्वांचल की, उसको लेकर यहाँ का जो निवासी है वो बहुत ज्यादा उम्मीद पाल रखा है। और निश्चित रूप से ये एक नरेंद्र मोदी के ऊपर भी एक बड़ा दबाव है, नैतिक दबाव है उनके ऊपर भी, क्योंकि पूर्वांचल में विकास कराना बहुत आसान काम नहीं है। क्योंकि विकास के लिए जो प्लेटफॉर्म होना चाहिए, अभी तक वो प्लेटफॉर्म भी नहीं है। अभी भी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है और दुर्भाग्य से अभी भी जो हमारा कृषि है वो मानसून पर डिपेंड करता है। तो बहुत कुछ कराना है अभी पूर्वांचल में। 500 करोड़ रुपए का जो पैकेज है वो एक बानगी है।
जो उनका लक्ष्य है उसको देखते हुए एक बहुत छोटा सा हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन चूंकि अभी 26 तारीख को सरकार शपथ लेगी और उसके पहले जिस तरीके से सरकार गंभीर दिख रही है उससे निश्चित रूप से एक उम्मीद बनती दिख रही है। राजकुमार, अमित, गंगा को लेकर एक मंत्री की नियुक्ति होनी है, क्या वो मंत्री उमा भारती हो सकती हैं, क्योंकि वो काफी लंबे समय से गंगा अभियान से जुड़ी रही हैं? देखिए राजकुमार, गंगा को लेकर सरकार जिस तरीके से गंभीर दिख रही है और जिस तरीके से गंगा को लेकर अलग मंत्रालय लगभग तय है कि अलग मंत्रालय होगा, जिस तरीके से एनजीबीआरए के सदस्यों के साथ बातचीत चल रही है, उसको देखते हुए जो भी अलग से मंत्री नियुक्त किया जाएगा वो एक पूर्णकालिक मंत्री होगा, नंबर 1। नंबर 2, जिसके पास एक लंबा अनुभव होगा, जिसने गंगा को लेकर काफी काम किया हो, उसके मंत्री बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। और इसमें उमा भारती का नाम सबसे ऊपर है, चूंकि उन्होंने गंगा को लेकर तमाम शहरों की पदयात्राएं की है, उन्होंने गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक की पदयात्रा की है, तो उनका नाम निश्चित रूप से सबसे आगे है। इसके अलावा भी पर्यावरण से संबंधित कई विशेषज्ञ हैं जिनकी नियुक्ति हो सकती है एडवाइजरी के रूप में। एडवाइजरी काउंसिल में वो एक महत्वपूर्ण सदस्य रहेंगे। तो इस तरीके की बातें भी चल रही हैं, लेकिन जब तक फाइनल कोई चीज सामने नहीं आती है तब तक कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके की संभावना दिख रही है, रुझान जो दिख रहा है, उसमें फिलहाल उमा भारती का नाम सबसे ऊपर है। राजकुमार जी, शुक्रिया अमित इस पूरी चर्चा के लिए, बातचीत करने के लिए। तो वाराणसी के लिए 2 खबर हैं, एक तरफ गंगा को किस तरह से साफ किया जाए इसको लेकर बैठक चल रही है, वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी है कि वाराणसी को चमकाने के लिए केंद्र सरकार यानी नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो 500 करोड़ का तोहफा वाराणसी को दे सकती है। उसके बाद पता लगेगा कि वाराणसी के अच्छे दिन आए या नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।